ओके, हेलो वीसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम बात कर रहे थे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री पे, जिस पे फिलहाल 7 लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं। होप आपने लास्ट के 7 लेक्चर्स देखे भी होंगे। हम आज के लेक्चर पे चलते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा सेकंड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर, विच इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो देखो, जैसे पहले भी बोलती हूँ, अगर आप पहले से पुराने लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं तो आप इंट्रो स्किप कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से आपका इंट्रो यानी कि आपका सिलेबस दिखा देती हूँ, ताकि नए बच्चे जो है उनको कोई परेशानी ना हो। ओके, तो देखो, हम लोग ना बीएससी केमिस्ट्री की स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करे थे, विच इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करे थे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारी आती है। उसके सारे टॉपिक्स मैंने सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लिए ताकि समझने में आसानी हो। टॉपिक हमने कौन कौन से कवर कर लिए? सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म हमने समझ लिया है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म हमने समझ लिए थे। टाइप्स के अंदर जब हम लोग स्टीरियो वाला टाइप पढ़ते हैं, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो स्टीरियो के भी फर्दर दो टाइप हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो मैंने आपको ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट बता दिया था, और पहले भी बोला था कि ये जो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल है, इसी पे पूरा सिलेबस आपका घूम रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे हमारा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यहाँ पे था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अभी तक फिलहाल हमने हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कवर कर लिया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स में हमने ये बात की थी, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ईजेड टाइप का नॉमेनक्लेचर, या फिर आप बोल सकते हो ईजेड टाइप के आइसोमर आपके कैसे बनेंगे, ये भी बताया था। इसके साथ साथ सिस ट्रांस भी बताया था, एंटी सिन भी बताया था, सारी चीजें कवर की थी। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्सिम और एलिसैलिक कंपाउंड भी हमने कवर किया था। यहाँ पे आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक खत्म होता है। अब बचता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला, और ये थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा नहीं, छोटे छोटे से टॉपिक है। टॉपिक बहुत ज्यादा है, लेकिन है कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से, इंपॉर्टेंट है लेकिन। ओके, अब आज का जो टॉपिक, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ना, इसका टॉपिक है सिंपली हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज यही बताऊंगी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये फिनोमिना क्या है, कैसे पता चलेगा कि कौन आपका ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ना इसके जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसके अंदर मैं कुछ छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं, जैसे कायरल, एकायरल, ठीक है, कायरलिटी क्या होता है, मीसो कंपाउंड क्या होता है, इनको मैं डिस्कशन में लूंगी। उसके बाद जाके मैं इसके आगे का जो टॉपिक है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, उसको हम लोग कवर करेंगे, ताकि आप कुछ चीजों को देखो। यहाँ आपकी जिस अरेंज की हुई है, मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ कि किसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ताकि चीजें आपके लिए आसान रहे। ओके, तो ये सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया। जल्दी जल्दी से हम इनको कवर करके फिर ये लास्ट वाले पोर्शन पर चलेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि इससे ना आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हम आगे डिस्कशन में लेंगे। अभी जस्ट हम लोग चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो फर्स्टली बात करते हैं एक्चुअल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो ऑब्वियस सी बात है, फिनोमिना है, और इस फिनोमिना की वजह से जो आइसोमर बनेंगे वो तो फिर आपकी क्या हो जाएंगे, टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, अब याद रखना, ये स्टीरियो आइसोमर का टाइप है। आपकी डेफिनेशन में ये वर्ड आएगा स्टीरियो, मैंने पहले भी बताया, स्टीरियो मतलब क्या होता है, स्पेस। स्पेस बोलो जब आप चीजों को 3D में देख रहे हैं। 3D बोले तो क्या हुआ, देखो, आप 3 डायमेंशन का यूज कर रहे हैं। देखो, मैं ये चीज स्टार्टिंग में बता दे रही हूँ ताकि पीछे प्रॉब्लम ना हो। देखो, मैं नीचे लेके चलती हूँ। ठीक है, एक बार देखिएगा यहाँ पे। देखिए, सपोज कीजिए ना, ये देखो, मैंने यहाँ पे लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मैं एग्जांपल के लिए ना आपको लैक्टिक एसिड के बदले खाली से मिथेन ले लेती हूँ। ठीक है, मिथेन में हमको पता है, अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो मुझे पता है, मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगी। CH4 मेरा फॉर्मूला हो गया, इसे मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी। अब ये मैंने एक प्लेन में ड्रॉ किया हुआ है, कि मेरे एक पेपर है, इस पर मैंने मिथेन ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये इसकी 2D इमेज है। ओके, लेकिन जब मैं इसे 3D में ड्रॉ करूंगी, तो मैंने आपको भी पहले भी बोला है कि मॉलिक्यूल को आपने किसके सिमिलर कंसीडर करना है, एक बॉल के सिमिलर कंसीडर करना है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो किसके सिमिलर हो गया है, एक यहाँ पर को बॉल रखी हुई है, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है, और एक कार्बन की सेंटर में, कार्बन भी तो एक बॉल के सिमिलर होगा, एक बॉल यहाँ पे रखी है। अब आप बताइए, क्या ये बॉल एक सिंपल पेपर में अरेंज हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी भाई। आप खुद ही सोचो, ये पेपर है मेरा, इस पे मैंने बॉल रखी है। अब पेपर से बाहर भी तो कुछ पोर्शन आएगा ना, और पेपर के ऊपर भी कुछ पोर्शन आएगा। अगर मैं एक बॉल को एक पेपर के ऊपर रखती हूँ, आप खुद ही सोचिए, तो पेपर को बीच से फाड़ना पड़ेगा, और अगर फाड़ के मैं उसे रख भी दूंगी, तो कुछ पोर्शन क्या होगा, बॉल का पीछे साइड जाएगा पेपर के, और कुछ पोर्शन आगे साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं चीजों को 3D में देख रही हूँ, इस वजह से कि आप ऐसे तो हम काट के रख नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर को, अभी आप आगे पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोजेक्शन की बात करेंगे, तो हम मॉलिक्यूल को इंडिकेट करने के लिए वेज और डैश का यूज करते हैं। वेज ये दिखा रहा होता है कि मॉलिक्यूल आपका क्या है, ऊपर है, प्लेन से ऊपर है। अगर मैं बोलूँ कार्बन यहाँ पे था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, मैंने दिखाया कि एक हाइड्रोजन मैंने वेज से दिखा दिया, एक को मैंने डैश से दिखा दिया। ठीक है, अब ये डैश क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, देखो, ये जो सिंपल लाइन है, ये दिखा रहा है कि आपका मॉलिक्यूल प्लेन में है। तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, ये प्लेन में है, ये हाइड्रोजन भी प्लेन पे है, यानी कि आपकी स्क्रीन पे ये ऐसा लगा हुआ है। अब खुद थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। और इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है ना, ये स्क्रीन से ऊपर निकला हुआ है, समझ में आ रहा? ये पूरा है आपका प्लेन, ये पूरा है आपका प्लेन,
इस प्लेन के ऊपर साइड ये हाइड्रोजन निकला हुआ है, नीचे साइड ये हाइड्रोजन निकला है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D। इसी को हम बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि स्पेस में हमने कैसे एटम को अरेंज किया है, और इसी को अब हमने डेफिनेशन में यूज करना है बार बार। ओके, अब देखो ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर को हाइड्रोजन के बदले में कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लेती जिसमें यहाँ पर को क्या था, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि मिथाइल ग्रुप आपका क्या है, नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है और 2 हाइड्रोजन प्लेन में है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस मॉलिक्यूल को एक ऐसे अरेंज कर सकती हूँ, बट मेरी भी मर्जी ना, मेरे पास मॉलिक्यूल तो बिल्कुल सेम है, मैंने इसी मॉलिक्यूल को एक और तरीके से अरेंज किया। मुझे तो बॉन्ड ही घुमाने हैं बस, आपने देखा भी होगा, मुझे तो बस इसके बॉन्ड घुमाने हैं। तो मैंने घुमा के क्या किया, मैंने ये वाला जो था मिथाइल ग्रुप, इसको मैंने वेज में ले लिया। मतलब मैंने ये दिखा दिया कि ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है इसे मैंने प्लेन के ऊपर साइड ले लिया, और ये जो हाइड्रोजन है इसको मैंने डैश में ले लिया। मतलब अब मैंने क्या किया, बॉन्ड को घुमा के इस हाइड्रोजन को प्लेन के, ये जो मेरा प्लेन है, ये मेरा क्या है, प्लेन है, इस प्लेन के नीचे साइड आप देख रहे हैं मेरे पास हाइड्रोजन है, ऊपर साइड मेरा मिथाइल है। अब हुआ क्या, देखो अब हुआ ये कि मेरे पास पहले भी यही मॉलिक्यूल था, अभी भी वही मॉलिक्यूल है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कितने मॉलिक्यूल हैं, कौन सा एटम है, कितने नंबर पे है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम था, लेकिन मैंने क्या किया ना, स्पेस में एटम के अरेंजमेंट को बदल दिया। पहले मैंने मिथाइल ग्रुप को कहाँ लगाया था, नीचे बिलो द प्लेन लगाया था, अब मैंने इसे क्या लगा दिया, अबव द प्लेन। अब आप बोलेंगे तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ ना, आपको देखने को मिलेगा कि इतने छोटे से आपकी शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा आपने जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम है, स्पेस में जो एटम का अरेंजमेंट है उसे क्या शिफ्ट कर लिया, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ही बदल दी। समझ में आ रहा, और वही चीज आज हमने पढ़नी है, तो ये चीज मैंने तभी आपको स्टार्टिंग पे ही बता दी। क्लियर है ना। और अब देखो, अब आपको डेफिनेशन के साथ लेते हुए चलूंगी कैसे आपको चीजें क्लियर आएंगी। ठीक है, अब आपको याद रखना है बस, ये आपका स्टीरियो का टाइप है, क्योंकि स्टीरियो स्टीरियो ही इसके आसपास घूमेगा। ठीक है, अब अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो डेफिनेशन में यही लिखा है, द कंपाउंड विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं, ये चीज पहले भी बताई हुई है। ठीक है, तो ये बोले वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये लाइन तो आएगी ही आएगी, क्योंकि हम लोग आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़े, और आइसोमर मतलब क्या होता है, आइसो मतलब सेम, मेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो। ओके, और नीचे भी मैंने जो एग्जांपल बताया था वही तो बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, बस अरेंजमेंट बदल दी, और वही चीज लिखा हुआ है, बट डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। क्या बोला, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, लेकिन स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला मतलब क्या हुआ, स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट, या फिर आप बोल सकते हो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम। मतलब स्पेस में यानी कि 3D में आपके एटम्स कैसे अरेंज हैं, उनका अगर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो वो चीज तो मैंने बताई दी आपको स्टार्टिंग में, यही चीज तो बताई मैंने, कहा इसी के सिमिलर जो मैंने दूसरा मॉलिक्यूल बनाया था, मैं आपको अगर बना के भी दिखा दूं, देख लो मैंने बना के भी दिखा दिया। मैंने कहा ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, आप देख लीजिए, दोनों में सेम नंबर के कार्बन हाइड्रोजन, और कोई भी नहीं, कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है, देख लो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो भाई बिल्कुल सेम है। और क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी हम इन्हें आइसोमर कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है भाई, ये बोले डिफरेंस इसमें है कि इन दोनों में जो आपने एटम का अरेंजमेंट किया वो डिफरेंट है। पहले केस में आपके प्लेन में कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, भाई हमने बोला दूसरा इसका जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया, इसी को मैंने जो अरेंज करके बनाया, इसमें भी प्लेन पे कार्बन एंड हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन पहले वाले केस में आपका जो मिथाइल ग्रुप था वो आपका वेज में था, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप आपके प्लेन से ऊपर की ओर निकल रहा था, लेकिन दूसरे वाले केस में आपने हाइड्रोजन को ऊपर की ओर कर दिया। तो पहले वाले केस में हाइड्रोजन आपका प्लेन से नीचे की डायरेक्शन में था, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप प्लेन के नीचे की डायरेक्शन में। तो ये क्या बन गए, एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट बन के, मतलब एटम को मैंने अलग अलग तरीके से स्पेस में अरेंज कर लिया। ये चीज आपने अपने कॉलेज में, अभी तो मे भी आपको चीजें क्लियर नहीं आ रही, ये ना बॉन्ड ना, आपको पता है सिंगल बॉन्ड तो रोटेबल होता है ना, इसे हम रोटेट कर सकते हैं। तो इसको मैं रोटेट कर रही हूँ ना, मैंने इसको उठा के नीचे की ओर खिसका दिया, इसको खिसका के ऊपर की ओर लगा दिया, और ऐसा किया तो मुझे ये मिल गया। अब ये दोनों है तो एक ही जैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट बदलने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। और कौन सी प्रॉपर्टी बदल जाती है, तो ये डेफिनेशन इसको आगे की ओर बताएगी। ये बोल रहा है इस वजह से क्या हो रहा है ना, डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि ये बोल रहा है इस वजह से, अगर आप इसमें क्या करते हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हो, अभी आपको बताऊंगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इसे हम PPL भी कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको अगर आप इन मटेरियल से या फिर बोल सकते हो इन मॉलिक्यूल से पास करते हो, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के बिहेवियर शो करते हैं। मतलब होता क्या है ना,
आप बोल सकते हो ना जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, देखो अभी मैं समझा रही हूँ, अभी मैंने समझाया ना, आपने डेफिनेशन पे गए तो आपको क्लियर हो गया, ऐसे पहले समझा रही हूँ, आप फिर आगे पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। प्लेन पोलराइज लाइट ऐसी लाइट होती है ना, ये ऑर्डिनरी लाइट से अलग होती है। ऑर्डिनरी लाइट जो हमारी बल्ब से वगैरह से निकल रही है, सन से निकल रही है, टॉर्च से निकल रही है, वो एक ऑर्डिनरी लाइट होती है, जो कि जनरली क्या होती है ना, सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है और उनके पास डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ होती है, उनको हम ऐसे इंडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, अभी आपको ऊपर देखने को भी मिलेगा। लेकिन ये जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो इनसे डिफरेंट होती है, ये क्योंकि सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है, डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ होती है, उनके पास ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है और एक ही टाइप की वेवलेंथ उनके पास होती है, जिनको हम कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब होता ये है ना कि जैसे हमने बोला कि ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं, डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट। अब हुआ क्या, ये प्लेन पोलराइज लाइट के लिए डिफरेंट टाइप के बिहेवियर दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई मटेरियल, कोई भी, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इसका मैं क्या करूंगी, एक ही मॉलिक्यूल का मैंने दो स्पेशल अरेंजमेंट बना दिए। अब मैं इनका सॉल्यूशन लूंगी, सॉल्यूशन मतलब इसको मैंने सॉल्यूशन बना लिया एक बीकर पे, इसका भी मैंने एक सॉल्यूशन बना लिया एक बीकर पे। अब मैं क्या करूंगी, इस बीकर से जैसे ही प्लेन पोलराइज लाइट, ये जो पीपीएल है, जैसे ही मैं पास करूंगी तो मुझे देखने को मिलेगा कि ये मॉलिक्यूल का जो इफेक्ट होगा, मतलब या फिर बोल सकते हो पीपीएल का जो इफेक्ट होगा इस मॉलिक्यूल पर वो डिफरेंट होगा, और इस मॉलिक्यूल पे भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो क्या होगा वो आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो पीपीएल पे यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट पे इसका असर अलग होगा और इसका अलग असर अलग होगा, जबकि दोनों सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट बदलने की वजह से इनका जो रिएक्शन है, इनका जो बोल सकते हो बिहेवियर है टुवर्ड्स पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट, वो बदल जाता है। इसी तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर को ढूंढते हैं, और ये जो फिनोमिना होता है इसी को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज दिखा है, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, ये बोल रहा था कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। आप नीचे से दिमाग में इमेजिन कीजिएगा जो मैंने नीचे बताया उसी के साथ, ठीक है, डेफिनेशन को। ये बोला वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो रहा है, यानी कि स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। अब डिफरेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, उनका डिफरेंट बिहेवियर हो रहा है टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि उनका जब सॉल्यूशन आपने बनाया तो वो दोनों ही है तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल, बस स्पेस में अरेंजमेंट बदलने की वजह से इस पे अगर आप पीपीएल डाल रहे हो और इस पे अगर आप पीपीएल डाल रहे हो तो दोनों का बिहेवियर अलग अलग हो रहा है। और अगर अलग अलग हो रहा है तो तभी इन दोनों को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल मतलब लाइट ही होता है, आई थिंक ना। हाँ, लाइट ही होता है। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमर वो आइसोमर हुए जो लाइट की वजह से, ऐसे याद कर सकते हो जहां पे हम लोग लाइट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है अगर ये दोनों अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं पीपीएल के साथ तो हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज अ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो डेफिनेशन अगर आप समझ गए और जितना मैंने आपको बताया था वो समझ गए तो आप सारी चीजें समझ गए, क्लियर हुआ ना। अब मैं आपको डायग्राम के साथ प्रॉपरली समझाती हूँ। अब आपको मैंने जो जो बोला था वो आपको दिखेगा प्रॉपरली, ओके। उसके बाद इसकी मैं थ्योरी समझाऊंगी तो फिर आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद चीजें क्लियर आ जाएंगी। तो देखो सबसे पहले इसने क्या किया है, ये पूरा हमने एक लाइट सोर्स लिया, जैसे पहले भी बोला लाइट सोर्स मतलब कोई बल्ब ले लिया या फिर सन की लाइट ले ली, कोई भी लाइट आपने यहाँ पे ली है। मैंने लिखा मेरे पास एक बल्ब है जो कि मेरा एक लाइट का सोर्स है, ओके। अब इससे जो लाइट आती है ना उसे हम ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। ऑर्डिनरी लाइट आपकी वो लाइट होती है, जैसे पहले भी बोला, जो आपके डिफरेंट एक्सेस पे या फिर बोल सकते हो डिफरेंट प्लेन पे वाइब्रेट होती है और जिसका अलग अलग वेवलेंथ होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। आपको साफ साफ दिख रही है ये जो लाइट है वो यहाँ भी वाइब्रेट कर रही है या फिर बोल सकते हो ऑसिलेट कर रही है, यहाँ इस प्लेन में भी ऑसिलेट कर रही है, इस प्लेन में भी ऑसिलेट कर रही है। इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट, जो कि हमारे बल्ब बोल सकते हो, सन से, जो हमारे पास जो लाइट के सोर्स होते हैं इनसे आपकी जनरली ऑर्डिनरी लाइट ही निकलती है। बट आपको पता है हमें तो काम प्लेन पोलराइज लाइट से है, तो हम क्या करें, तो इसने बोला कि आप इसे पास कराओ पोलराइजर से। व्हाट इज पोलराइजर, तो सिर्फ इतनी चीज ध्यान में रखना, पोलराइजर एक आपका ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपकी प्लेन पोलर सॉरी ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है। मतलब वो लाइट जो आपकी डिफरेंट प्लेन में ऑसिलेट हो रही थी उसे एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट कराने का काम कौन करता है, पोलराइजर, जो कि हमारा क्या है, निकोल प्रिज्म, जो कि आपका कैल्साइट से भी बना हुआ है, यानी कि CaCO3 से भी बना हुआ है। ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो बस मैंने ऑर्डिनरी लाइट ली, इसे एक प्रिज्म यानी कि निकोल प्रिज्म से पास किया। इस प्रिज्म से पास होने के बाद जो मुझे लाइट मिलेगी वो एक ऑर्डिनरी लाइट नहीं बल्कि एक प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएगी। इसी का काम है हमें, और इसी की हेल्प से हम देखेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमर बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है, ओके। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है, कैसे पता चलेगा। अब क्या करोगे, आप अपनी प्लेन पोलराइज लाइट को लाओगे, ठीक है, जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट निकली हुई है ना, ये इसी के साथ है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसी के साथ ये चीज कंटिन्यू हो रही है, ओके।
तो जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट है इसे आप अपने सॉल्यूशन से पास करोगे। सॉल्यूशन किसका है? उस कंपाउंड का जिसपे आपने चेक करना है कि भाई जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, जिसके पास ऑप्टिकल आइसोमर है या फिर नहीं है, ये चेक करना है, उसका आप सॉल्यूशन बनाओगे, उससे आप इस पीपीएल को पास कराओगे। अब देखो ना, यहाँ पे मैं पहले 3 कंडीशन बता रही हूँ कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन एक्स वाई जेड से पीपीएल पास करते हो तो 3 कंडीशन अराइज होती है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। ओके, तो इसे आप 1 कर लीजिएगा। पहले मैं आपको ये कंडीशन बताती हूँ। देखो होता क्या है ना, जैसे आपने पीपीएल यानी कि एक रे को या फिर आप बोल सकते हो एक लाइट को अपने सॉल्यूशन से पास किया जो कि आपके इस प्लेन में ऑसिलेट हो रही थी, आपने देखा सॉल्यूशन से पास होने के बाद वो फिर अगेन क्या है, उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है। मतलब सॉल्यूशन से पास होने के बाद भी आपकी प्लेन पोलराइज लाइट में कोई भी चेंज नहीं आया। और अगर चेंज ही नहीं आया तो मैं बोलूंगी यहाँ पे आपकी प्लेन पोलराइज लाइट में कोई रोटेशन नहीं हुआ, वो एज इट इज थी। पहले इसी प्लेन में रोटेट कर रही थी, सॉरी रोटेट नहीं, वाइब्रेट कर रही थी, अभी भी इसी प्लेन में वाइब्रेट कर रही यानी कि ऑसिलेट कर रही है। तो कोई भी चेंज आपके पीपीएल में नहीं आया। लेकिन हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाई आपका जो वो है ना कंपाउंड है, वो उसका ना बिहेवियर जो है प्लेन पोलराइज लाइट की और अलग अलग होना चाहिए। लेकिन इसने तो कोई बिहेवियर ही नहीं दिखाया, जैसी आपकी पीपीएल थी वैसी आपकी पीपीएल मिली। इट मींस क्या हुआ, हम बोलेंगे पहली कंडीशन तो ये बन सकती है कि आपकी पीपीएल को आप सॉल्यूशन से पास करें और आपकी पीपीएल में कोई चेंज ना आए। और अगर ऐसी कोई कंडीशन अराइज हो रही है, इट मींस इसने कोई भी इस सॉल्यूशन ने पीपीएल की और कोई भी बिहेवियर शो नहीं किया। इट मींस ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपके कंपाउंड को कुछ बिहेवियर शो करना होता है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, और इसने नहीं किया। तो हम बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा, ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना दिखाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेशन नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो ये कि आपने पीपीएल डाला और आपके सॉल्यूशन से पास होने के बाद वो लाइट जो पहले इस प्लेन में ऑसिलेट हो रही थी, अब वो इस प्लेन में ऑसिलेट होने लग गई। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरी जो लाइट है उसकी जो डायरेक्शन जो पहले ऐसी थी, अब वो क्या हो गई, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हो गई। तो मैं बोलूंगी कि यहाँ पे ये कंडीशन आ सकती है कि आपकी पीपीएल लेफ्ट डायरेक्शन की ओर मुड़ जाए। और अगर मुड़ रही है, इट मींस आपके सॉल्यूशन ने कुछ ना कुछ बिहेवियर दिखाया है पीपीएल की ओर। और अगर बिहेवियर दिखाया है तो हम बोलेंगे वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप बोलोगे आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसा फिनोमिना दिखाएगा, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर बना सकता है। ठीक है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब भी आप पीपीएल को पास करोगे सॉल्यूशन से, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो इस पीपीएल को राइट डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है। मतलब लेफ्ट में भी कर सकता है, राइट में भी कर सकता है। और अगर लेफ्ट और राइट में किया, मतलब कुछ ना कुछ इसने अपने ऊपर कोई इफेक्ट शो किया, और इफेक्ट शो किया तो ये बोला जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना दिखा रहा है। ठीक है। और अगर नहीं किया तो हम बोलेंगे भाई कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, तो ये आपका रोटेशन ही नहीं दिखा रहा है, तो ये कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसे फिनोमिना नहीं दिखा रहा है। क्लियर हुआ? बस इतनी सी चीज को अब यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे टर्मिनोलॉजी के साथ। अब सुनना ध्यान से। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इन ऑर्डिनरी लाइट द वेव वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। अब ये भी बोला था ऑर्डिनरी लाइट जो होती है उसमें जो वेव है वो सारी डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। बट व्हेन इट इज पास थ्रू द निकोल प्रिज्म, लेकिन जैसे ही हम उसे निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो आपकी पीपीएल में कन्वर्ट हो जाती है। एंड वेयर द लाइट वाइब्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन। और पीपीएल की खास बात यह है कि आपकी जो लाइट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। पहली चीज क्लियर आई। अब क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है व्हेन द पीपीएल लाइट इज पास थ्रू द गिवन सॉल्यूशन। तो देखो अभी तक हमने इतनी लाइन को पढ़ा है। ठीक है। अभी बोल रहा है व्हेन आपका जो पीपीएल है उसको हम पास करते हैं अपॉन ए गिवन सॉल्यूशन, मतलब जो कंपाउंड में हमने चेक करना है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिनोमेना दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, उसके सॉल्यूशन से अब हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे किया प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करना है। तो ये बोल रहे हैं उस केस में कंपाउंड टू पॉसिबिलिटीज आर। तो ये बोल रहा है उस केस में क्या होगा, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी। कौन सी पॉसिबिलिटी अराइज होंगी, देखो यहाँ मैंने 3 बताई है क्योंकि मैंने कुछ आगे का बता दिया। अभी पहले आप बेसिक से समझो। ये बोल रहे दो पॉसिबिलिटी अराइज होंगी। कौन कौन सी? पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, एक मिनट, पहली पॉसिबिलिटी तो ये बोल रहा है फर्स्ट नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पीपीएल। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपने पीपीएल अपने सॉल्यूशन में डाला तो सही, लेकिन आपके सॉल्यूशन से पास होने के बाद भी पीपीएल में कोई चेंज नहीं आया। और जो मैंने कंडीशन यहाँ पे बताई थी कि आपके पीपीएल में कोई चेंज नहीं आया, और ये बोल रहा है अगर कोई चेंज नहीं आया तो समझ जाना कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो देखो आपकी सिलेबस में ये भी लिखा हुआ है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी यहीं पे समझ में आएगा। तो वो कंपाउंड जो ऑप्टिकल, यहीं पे बता दो, जो वो कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं
उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और जो नहीं दिखाते ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक हो गया। तो हमने जैसे बोला कि अगर मैंने सॉल्यूशन से अपना पीपीएल पास कराया और पीपीएल में कोई चेंज ही नहीं आया, तो ऑब्वियस सी बात है आपके सॉल्यूशन ने कोई इफेक्ट ही नहीं दिखाया ना पीपीएल की ओर। और ऐसी कंडीशन होती है तो वो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा नहीं, और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाता नहीं है उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। तो हम बोलेंगे वो कंपाउंड मेरा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कितना आसान था। और दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि when this compound rotate the plane polarized light in either direction, अगर आपने अपने कंपाउंड में पीपीएल डाला और आपके कंपाउंड ने आपके पीपीएल को रोटेट कर दिया किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन भी बोल सकते हो, राइट डायरेक्शन, किसी में भी रोटेट कर दिया, इट मींस उसने कोई ना कोई असर दिखाया है, उसने कोई ना कोई इफेक्ट दिखाया है आपकी लाइट की ओर। इट मींस क्या हुआ, वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसा फिनोमिना दिखाएगा। और अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना दिखा रहा है इट मींस वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो होप आपको यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ साथ ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर आ गया होगा। यानी कि वो कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली, मतलब वो लाइट की ओर क्या है, ऑप्टिकल मतलब लाइट, लाइट की ओर एक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो लाइट की ओर असर दिखा रहा है। और जो लाइट की ओर असर दिखाई नहीं रहा है उसके ऊपर मैंने लाइट डाल भी दी, लाइट का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस पर, तो हम बोलेंगे उस पर लाइट का कोई असर ही नहीं पड़ रहा, यानी कि वो ऑप्टिकली, यानी कि वो लाइट के लिए क्या है, इनएक्टिव है। ऐसे भी आप चीजों को याद कर सकते हो। क्लियर है? देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट था। अब देखो, अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंडीशन बी है ना, इसी के दो पार्ट हैं। ये बोल रहा है इफ लाइट रोटेट इन अ राइट डायरेक्शन, हमने बोला किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हमारी लाइट क्या है, कहीं भी रोटेट होगी, मतलब क्या हुआ कि हमारी लाइट राइट डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकती है। ये बोल रहा है इफ लाइट रोटेटेड इन द राइट डायरेक्शन, अगर आपके कंपाउंड ने लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो कहेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। डेक्स्ट्रो मतलब होता है राइट, रोटेटरी मतलब होता है रोटेशन। हम बोलेंगे कि उस कंपाउंड ने लाइट को डेक्स्ट्रो की ओर यानी कि राइट की ओर रोटेट किया और उस कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। और उसे हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल डी से, या फिर उसके ऊपर हम एक चार्ज लगा देते हैं, वो है पॉजिटिव, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो इस तरह हम उसे इंडिकेट करते हैं। तो अगर मेरा कंपाउंड क्या कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि लाइट को राइट डायरेक्शन में निकाल रहा है, तो इसे मैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहूंगी। और इसे नहीं लिखना चाहते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो आप इसे ब्रैकेट में डाल के पॉजिटिव लिख दो, ये भी समझ जा देगा कि भाई इसने राइट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट किया है। या फिर आप सिंपली इसे डी लिख दो, ये भी ये इंडिकेट करेगा कि इसने राइट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट किया है। और अगर ये बोल रहा है इफ द लाइट रोटेटेड इन द लेफ्ट डायरेक्शन, अगर लेफ्ट की और राइट लाइट को रोटेट किया किसी कंपाउंड ने तो वो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन कैसा कंपाउंड है, उसे हम लीवो रोटेटरी कहेंगे। जिसने लेफ्ट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट किया उसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, जैसे इसे डी से करते थे इसे एल से करते हैं, और इसमें हम साइन कौन सा यूज करते हैं, नेगेटिव। तो मैं इसमें यहाँ पर को लीवो रोटेटरी ना निकला चाहूँ तो मैं इसे एल लिखूंगी, या फिर इसमें मैं नेगेटिव का साइन लगा दूंगी, और ये इंडिकेट करेगा कि इसने लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट किया है। क्लियर हुआ इतनी चीज? बस ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं सुनना। अब ये बोल रहा है इफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज मूव स्ट्रेट, अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधे मूव कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है, देन द सब्सटेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यही चीज तो मैंने बोला कि अगर आपकी जो लाइट है वो सीधे मूव कर रही है, आपने अपने सॉल्यूशन से लाइट पास की और आपके सॉल्यूशन ने एज इट इज लाइट को आगे पास कर दिया, तो हम बोलेंगे वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसने कोई भी असर दिखाया ही नहीं लाइट की ओर। और हमने तो डेफिनेशन में पढ़ा था कि आपके कंपाउंड को लाइट की ओर, क्योंकि हम ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल मतलब लाइट, लाइट की ओर कोई ना कोई इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, और अगर वो इफेक्ट दिखाएगा तो ही बनेगा वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले कंपाउंड को ही हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अब वो दिखाई नहीं रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। और उसे कैसे डिनोट करते हैं, देखो हम इसे एक को डी से कर रहे थे, एक को एल से कर रहे थे, वो हमारा क्या बन जाएगा, डीएल। उनको हम दोनों जोड़ देंगे, डीएल कर देंगे या फिर प्लस माइनस कर देंगे। तो देखो एक चीज ऐसे समझो ना, ये आपका क्या है, डीएल है और प्लस माइनस है, ठीक है, ये जो आपका स्ट्रेट जाने वाला है। अब जो लेफ्ट की ओर जाएगा उसे हम एल कहेंगे या माइनस करेंगे, जो राइट की ओर जाएगा उसे हम डी कहेंगे या फिर प्लस कहेंगे, और जो कुछ रोटेशन नहीं करता है उसे हम डीएल कहते हैं। ठीक है, डी और एल दोनों करते हैं और प्लस और माइनस दोनों कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये थ्योरी आपने लिखनी है एग्जाम में एज इट इज। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी बातें और बची है, उसे आप सुन लीजिएगा। बस हमने 3 पॉइंट पढ़ना है और एग्जाम्पल कवर करके हमारे काम आज का लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 3 पॉइंट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़े से समझने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और पहले ही बोल रही हूँ अगर कोई चीज टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती उसे जस्ट माइंड पे रखिएगा, एक ही लेक्चर में मैं सारी चीजें नहीं दे सकती, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर आने लगेंगी। ठीक हो गया? देखो ना ये पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये बोल रहा है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड आर दोस, यानी कि ये बताना चाह रहा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन कौन से होंगे। देखो अभी तक आप मुझे बताओ, अभी तक इतनी बातें हमने कर ली, अभी तक तो आप इतना समझ चुके हैं
कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है और वो कंपाउंड जो इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के फिनोमिना को शो करेंगे उनको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और जो इस फिनोमिना को शो नहीं करेंगे उन्हें हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो अभी तो आप इतना समझ रहे हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड वो हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसे फिनोमिना नहीं दिखाते, यानी कि जो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनते हैं वो कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड होते हैं जो आपको यहाँ पर समझने होंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये बोल रहा है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड वो होते हैं, पहला विच इज नॉट ए ऑप्टिकल आइसोमर, जो बात अभी मैंने की कि वो कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना दिखाई नहीं रहे, जो ऑप्टिकल आइसोमर बन ही नहीं रहे, वो आपके क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होंगे, जैसी बात अभी तक हमने की थी। ठीक है, लेकिन अगला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट ये बोल रहा है विच इज ऑप्टिकल आइसोमर बट नॉट ऑप्टिकल एक्टिव। ये बोल रहे भाई कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकल आइसोमर तो बन रहे हैं, मतलब जो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना तो दिखा रहे हैं, बट स्टिल हम उनको ऑप्टिकल इनएक्टिव कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखो आगे आप पढ़ेंगे, जैसे आपके सिलेबस में भी ये बात लिखी हुई है, एक कंपाउंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीसो कंपाउंड। ये जो मीसो कंपाउंड होते हैं ना, ये एक्चुअल में एक ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसा फिनोमिना दिखाते हैं। ओके, लेकिन अगर आप इसे देखोगे ये स्टिल क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मतलब हमने बोला ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना दिखा रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर होने के बावजूद भी ये आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, तो इसको आपने ये पॉइंट याद रखना है। अब मीसो कंपाउंड क्या होते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब तीसरा ही बोल रहा है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि जो कोई भी रोटेशन नहीं दिखा रहा उसको मैंने किससे इंडिकेट किया, डीएल से इंडिकेट किया। अब पता है एक्चुअल में इस डीएल का मतलब क्या होता है। देखो होता क्या है ना, अगर आप खुद ही सोचो, मेरे पास एक सॉल्यूशन ए है और एक दूसरा सॉल्यूशन है बी। ये मेरे पास ए सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है बी। ओके, हमने देखा कि सॉल्यूशन ए पे जब मैंने एक पीपीएल को पास कराया, प्लेन पोलराइज लाइट को, ये इस लाइट को रोटेट कर रहा है। जैसे ऐसे समझो ना, देखो ए बी नहीं करते हैं, तो देखो इसे आप ऐसे समझो, सपोज कीजिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक मैंने बीकर लिया है, एक ये बीकर मैंने यहाँ लिया, इसमें मैंने सॉल्यूशन डाले हैं। ठीक है, और एक ही कंपाउंड के डाले, कोई मेरे पास कंपाउंड है एक्स, इसी के मैंने स्पेस में दो अरेंजमेंट किए, एक्स आप इसको कंसीडर कर लो, ये था मेरा कंपाउंड। इसी के मैंने क्या किया, स्पेस में दो अरेंजमेंट किए, एक बार एटम्स को ऐसे लगाया, एक बार एटम को ऐसे लगाया। मैंने पहले वाले का एक सॉल्यूशन लिया, फिर मैंने दूसरे वाले कंपाउंड का एक यहाँ पर को सॉल्यूशन लिया। ठीक है, तो मैंने देखा कि और इक्वल अमाउंट का मैंने दोनों का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, दोनों मैंने बराबर लिए हुए। ठीक है, मैंने देखा जो पहला वाला कंपाउंड है, इस पे जब मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया तो इसने इस लाइट को रोटेट किया लेफ्ट डायरेक्शन में और एक फिक्स एंगल पे। ओके, और फिर मैंने क्या किया, दूसरे वाले सॉल्यूशन में प्लेन पोलराइज लाइट को डाला तो इसने इस लाइट को रोटेट किया राइट डायरेक्शन में एक फिक्स एंगल पे। ओके, तो मेरे पास सेम ही अमाउंट का मैंने एक एक्स अमाउंट में ये वाला सब्सटेंस लिया था और एक्स अमाउंट पे मैंने ये वाला सब्सटेंस लिया, तो दोनों मेरे सेम अमाउंट पे थे। और देखा मैंने ये कि पहले वाले ने तो लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट किया, दूसरे वाले ने राइट डायरेक्शन में रोटेट किया। अब मैंने क्या किया, है तो दोनों एक ही कंपाउंड, मैंने इन दोनों का मिक्स कर दिया, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब मैंने क्या देखा, भाई जो लेफ्ट वाला, अगर मैं अब यहाँ से पीपीएल को पास कराऊंगी ना, तो मुझे क्या मिलेगा पता है, कि लाइट मेरी अब रोटेट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट होने वाला था और जो राइट डायरेक्शन में रोटेट होने वाला था वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये लेफ्ट की ओर होना चाहेगा, वो उतना ही राइट की ओर होना चाहेगा। अब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो ये इससे कट जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, मेरी लाइट में मतलब मेरे जो सॉल्यूशन है इस पर लाइट का कोई असर ही नहीं पड़ेगा, ये आपका लाइट को किसी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। और ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर, इसे हम और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। बट थर्ड पॉइंट आपको यही बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और कुछ एक आपका वो है जो लीवो रोटेटरी है, उसका मैंने इक्विमोलर मिक्सचर ले लिया, यानी कि इक्वल अमाउंट में उन दोनों का मिक्सचर मैंने बता दिया। अब मैं उनसे क्या करूंगी, अब एक डेक्स्ट्रो है तो इट मींस ये लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, एक सॉरी राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, एक लीवो है तो ये लाइट को क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। लेकिन इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, इन दोनों का एक सॉल्यूशन बना दिया और इक्विमोलर सॉल्यूशन बनाया, मतलब इक्वल अमाउंट का सॉल्यूशन बनाया। अब क्या ये लाइट को रोटेट करेंगे? नहीं, डेक्स्ट्रो वाले ने लीवो वाले को कट कर दिया। अब लाइट इनसे पास हो रही है तो वो सीधे सीधे जा रही है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर, जो कि अगेन हम आगे के लेक्चर्स में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। इसे ही हम डीएल से इंडिकेट करते हैं क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रो भी है, लीवो भी है। इसे हम प्लस माइनस से इंडिकेट करते हैं क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रो भी है, लीवो भी है। और रैस्मिक मिक्सचर भी क्या होते हैं, एक टाइप की ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ही होते हैं। तो याद रखना, मीसो कंपाउंड, रैस्मिक मिक्सचर एंड ऑप्टिकल आइसोमर, जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, वो तीनों ही आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने एक लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लिया है। देखो अब आप वैसे तो समझ ही गए होंगे हमने क्या किया है। लैक्टिक एसिड आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, पहले मैं इतनी चीज बताती हूँ। देखो होता क्या है ना,
पहले एक टर्म आपको समझना होगा, वो है कायरल एटम। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, बस थोड़ा सा है, इसे आप समझ लीजिए, फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ये वाली लाइन देखो आप। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ये बोल रहा है किसी भी कंपाउंड के कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, एक फॉर्मूले पे, विच इज 2 की पावर n। एन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ कायरल एटम, और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है कि भाई कायरल एटम क्या होता है वो बताओ। तो देखो यहीं पे बता देती हूँ, वैसे आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ये बोलता है कायरल एटम हमारा वो एटम होता है ना जिसके पास 4 डिफरेंट टाइप के एटम्स जुड़े हुए हैं, या फिर 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे मैं कायरल कार्बन की अगर मैं बात करूं, हमको पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ओके, अब 4 वैलेंसी है, यानी कि इसने 4 बॉन्ड बना रहे हैं, और अगर मैं बोलूं ये 4 बॉन्ड 4 अलग अलग टाइप के ग्रुप के साथ बना रहा है, तो इट मीन्स क्या हुआ, ये जो मेरा कार्बन है इसे मैं कायरल कहूंगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका कार्बन चारों टाइप से जो बॉन्ड बना रहा है वो अलग अलग एटम के साथ या फिर अलग अलग ग्रुप के साथ बना रहा है, तो उसे हम कायरल एटम कहते हैं, और उसे इंडिकेट करते हैं बाई स्टार। हम कार्बन के ऊपर लगा देते हैं स्टार, जो कि इंडिकेट करता है कि वो कायरल है। अब आप एग्जाम्पल देखो लैक्टिक एसिड का। हमारा जो लैक्टिक एसिड है, जब मैंने इसे ड्रॉ किया तो ये कुछ इस टाइप से था कि कार्बन था लैक्टिक एसिड में, एक इसके पास था COH ग्रुप, एक था इसके पास मिथाइल, एक था इसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक साइड था इसके पास हाइड्रोजन। ये होता है आपका लैक्टिक एसिड। ओके, अब इस लैक्टिक एसिड को मैं बोलूंगी इसमें जो कार्बन है बताओ ये कायरल है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कायरल है, देख लो इसके चारों साइड जो ग्रुप्स लगे हुए हैं या एटम्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, तो मैं बोल सकती हूँ ये कायरल कार्बन है, तो मैंने इसमें क्या लगा दी, स्टार। ओके, अब मुझे पूछना है कि बताओ इसके क्या ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, और बनेंगे तो कितने बनेंगे। तो ये बोलते हैं इसके जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर होंगे वो होंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n बोले तो नंबर ऑफ कायरल एटम कितना है, एक, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 ही हो जाएगा। तो मैं बोलूंगी इसके मुझे जो ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2। अब 2 ऑप्टिकल आइसोमर हमने बनाए हुए, एक ये है एक ये है। ठीक है, अब देखो ना ये बहुत सारी चीजें भी यहाँ पे और हैं, पर वो आप अभी इतनी जल्दी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए और बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट जितना मैं आपको बता रही हूँ उतनी चीजें आप ध्यान में रखो। ये एग्जाम्पल आपने याद रखना है, ये आपका लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल है, फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एनेंटियोमर्स वाली कॉन्सेप्ट लगता है, वो अभी मैं आपको नहीं बता सकती। अभी जस्ट इतना सुनो कि ये ना आपके लैक्टिक एसिड के 2 ऑप्टिकल आइसोमर है, हमने बोला 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे थे, मैंने 2 को यहाँ पर को ड्रॉ किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने जो पहला वाला लैक्टिक एसिड है इसे नेगेटिव बोला है, इसे पॉजिटिव बोला है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपने जब लैक्टिक एसिड को लिया और जब आपने इसका स्पेशल अरेंजमेंट के स्पेस में अरेंज किया, तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हुआ और ये आपके एक दूसरे के एनेंटियोमर भी बने। अब एनेंटियोमर्स क्या होते हैं वो आगे पता चलेगा, बट मैंने पहले वाले एग्जांपल में लैक्टिक एसिड को नेगेटिव बोला है। नेगेटिव मतलब ये आपका लीवो रोटेटरी है, मतलब इसके सॉल्यूशन में जब आपने लाइट डाली तो इसने लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट किया। और दूसरा वाला है पॉजिटिव, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि इसका जब आपने सॉल्यूशन लिया और लाइट को पास किया तो ये क्या करता है, लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये लीवो एंड डेक्स्ट्रो ये दोनों ये तो क्या बने, ऑप्टिकल आइसोमर बने। तो वही चीज तो हमने पढ़नी थी, हमने यही पढ़ना था ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं। तो सिंपली अब हम एग्जाम्पल से इतनी चीज बोलते हैं कि जो लाइट को लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है वो ही हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और उन्हीं को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे हमने लैक्टिक एसिड का देखा, लैक्टिक एसिड के 2 आपने केस दिए, एक लैक्टिक एसिड नेगेटिव वाला है जो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एक राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब ये एक दूसरे के एनेंटियोमर भी बनते हैं, ये चीज आप आगे पढ़ेंगे। इतना याद करना कायरल एटम क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, बाकी की चीजें मैं आगे के लेक्चर पे बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ये बोल रहा है ऑल द, एक मिनट रुकिएगा, अब देखिए ये बोल रहा है all the optically active compound are exist in a 2 or more form which is different from one another by the spatial arrangement of an atom। तो ये बोल रहा है ना कि आपके जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, जैसे मैंने इसी में आपको बोला था कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या है उसमें बस डिफरेंस इस चीज का है कि डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि वहां पर डिफरेंस इस चीज का है कि एटम वहां पर स्पेस में कैसे अरेंज है, कोई वेज में चला जाएगा कोई डैश में चला जाएगा, बस इतने का डिफरेंस है। और ये बोले स्टीरियो आइसोमर हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट ओनली इन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए, ध्यान में रखना। देखिए अभी तक हम जितने भी हमने आइसोमर पढ़े, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वगैरह जो भी पढ़ा, उसमें हम बोल रहे थे कि जो हमारे आइसोमर थे वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर में ऐसा नहीं होता। ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं ना उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स अलग अलग बिहेव करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है
ये बोल रहा है कि स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखो इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, लेकिन इससे पहले के जितने भी आइसोमर हमने पढ़े वहां मैंने बताया था कि उनकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है। सिर्फ एक डिफरेंस आता है, वो ये कि वो प्लेन पोलराइज लाइट में अलग अलग टाइप का बिहेवियर शो करती है, बस। ठीक हो गया। अब देखो एक लास्ट स्लाइड यहाँ पर लिखी हुई है, इससे भी जल्दी जल्दी सुन लो। तो देखो ना, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये आप स्टार्टिंग में लिखिएगा, मैंने गलती से इसे पीछे डाल दिया। देखिए यहाँ पे लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज गिवन बाय। ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, जो इतना सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये किसने दिया है? ये आपके लुइस पॉस्चर ने दिया है, जिन्होंने आपका पॉस्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी दिया है। ठीक है, और अगर इन्होंने दिया था तो भाई इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना एक्सपेरिमेंट किसमें किया? तो इन्होंने ना फर्स्ट टाइम जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था आपका सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट पे। तो इन्होंने टार्ट्रिक एसिड यानी कि सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट पे इन्होंने अपना सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, और उसी से इन्होंने ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई कॉन्सेप्ट होता है ये आपको बताया था। ठीक है, अब एक दूसरा नोट भी लिखा हुआ है, इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। दूसरा नोट ये बोल रहा है इफ ए कंपाउंड शो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये बोल रहा है अगर आपका कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो आपके पास कितने टाइप के पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं? तो ये बोल रहा है आपके पास ना मैक्सिमम नंबर के जो आइसोमर बन सकते हैं वो है 3। मैंने आपको बताया था, देखो डी और एल ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर है। ओके, लेकिन मैंने आपको एक आगे भी याद करने को बोला कि जो मीसो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, यानी कि वो ऑप्टिकल आइसोमर है, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। मतलब यहाँ पर देखिए, मैंने ये चीज आपको बोली थी, जो आपका मीसो कंपाउंड है वो एक ऑप्टिकल आइसोमर जरूर है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना बिल्कुल दिखाता है, लेकिन वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इट मींस मैं आपको क्या बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम नंबर के जो ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं वो है 3, एक है डी और एक एल, यानी कि डेक्स्ट्रो एल लिवो। और डेक्स्ट्रो एल लिवो ऑप्टिकल आइसोमर तो है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ऑप्टिकल आइसोमर होने के साथ साथ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी है। और मीसो जो है वो आपका ऑप्टिकली आइसोमर तो है, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर जरूर है, लेकिन ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ में? इनएक्टिव है मतलब इसका इससे इस पर लाइट का कोई भी असर नहीं पड़ता, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमर है। समझ में आया? तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि मैक्सिमम हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती है, डी, एल और मीसो, जिसमें डी और एल और मीसो तीनों ही ऑप्टिकल आइसोमर जरूर है, लेकिन ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हैं, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और मिनिमम कम से कम कितने बन सकते हैं? 2, जो है आपके डी और एल। अब आप यहाँ पे ये चीज समझेंगे, पूछेंगे कि भाई आपका जो मीसो है वो ऑप्टिकल आइसोमर बना रहा है सेम एज डी और एल, तो क्यों डी और एल को ही हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और मीसो को ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कह रहे हैं? तो इसका जो प्रूफ होता है वो है ये। इसको हम लोग आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे ही मैं तभी आपसे बोल रही हूँ कि चीजों का आप सीरीज वाइज पढ़िए ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेगा। अभी तक आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये सारे पॉइंट्स पढ़े, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मीसो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर होने के बावजूद इनएक्टिव है, और डी और एल ऑप्टिकल आइसोमर होने के बावजूद ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों पता है? क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए किसी भी कंपाउंड में 3 कंडीशन चाहिए होती है, जो हम कल को पढ़ने वाले हैं। पहला है कायरलिटी, दूसरा है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तीसरा है देयर शुड बी असिमेट्रिक कार्बन। अगर आप मीसो कंपाउंड को देखोगे ना, तो मीसो कंपाउंड में ना सिमिट्री आ जाती है। देखो मीसो कंपाउंड में सब कुछ ठीक है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव बनने के लायक है, लेकिन मीसो कंपाउंड को जब आप देखोगे ना तो इसमें आ जाती है सिमिट्री। तभी हमको सिलेबस में एलिमेंट ऑफ सिमिट्री पढ़ने को बोला हुआ है। देखो आप अपना सिलेबस देखेंगे ना, तो यहाँ एलिमेंट ऑफ सिमिट्री पढ़ने को बोला हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो आप समझ लेंगे, लेकिन जब ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड की बात आएगी तो उस केस में आप फंस जाएंगे, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में एलिमेंट ऑफ सिमिट्री एब्सेंट होनी चाहिए, जो कि मीसो में प्रेजेंट होती है। मीसो को जब आप देखोगे तो मीसो में सिमिट्री आ जाती है, और सिमिट्री की वजह से ही ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। तो अब ये हम आगे को पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी तो देखो तभी आपके सिलेबस में दिया भी हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ एलिमेंट ऑफ सिमिट्री, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सिमिट्री अगर कहीं पर को प्रेजेंट है ना, वो कंपाउंड कभी भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कंडीशन में पढ़ी देयर शुड बी हाँ यहाँ पे पढ़ोगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होती है, ये बोलती है कि भाई यहाँ पर को हमारे पास कोई सिमिट्री नहीं होनी चाहिए, और मीसो कंपाउंड में आपको सिमिट्री देखने को मिलती है, और सिमिट्री होने की वजह से ही ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन जाता है। अब मे भी आपको यहाँ पर कोई इतनी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं आ रही हो, बट डेफिनेटली आपको आगे के लेक्चर पे क्लियर आई जाएंगी। अभी जितना आज आपको मैंने बोला हुआ है उतनी चीजों को आप समझो, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया आई थिंक आज। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय, और कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज बता दीजिएगा। ओके, तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।